बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद खातमुन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर शुरू किया था उसमें आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों के ऊपर वर्क किया था। इन दोनों के आपको वीडियोस और कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको सेंड किए थे। आज का जो टॉपिक है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले जो वर्क किया था वो था हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल्स उनकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जबकि फर्दर जो हमारा काम होगा ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल्स उनकी जो है प्रोबेबिलिटी उनके ऊपर हम वर्क करेंगे। प्रोबेबिलिटी जो एक ब्रॉड फील्ड है जिसको हम व्हीकल और स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, इसको मेनली जो है दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, टू टाइप्स में। जिस तरह डाटा है, डाटा के वेरिएबल्स को हम कहते हैं कि एक डिस्क्रीट वेरिएबल्स है और दूसरे जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल है। इसी तरह जो प्रोबेबिलिटी जो है ये एक ब्रॉड फील्ड जो है इसको भी हम एक डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिहाज से डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटीज कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिहाज से कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हम डिवाइड करते हैं। जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, जबकि जो कंटिन्यूस वेरिएबल जो हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर्मूला को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। दोनों की एब्रीविएशन सेम है पीडीएफ, लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिहाज से तब हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और जब हम कंटिन्यूस के लिहाज से बात करते हैं तब हम उन फार्मूलाज को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं वो मेनली जो हैं वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हैं, जो हमारे फील्ड्स वगैरह में ज़्यादा यूज होती हैं। और जो कंटिन्यूस वेरिएबल के लिहाज से है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो इंपॉर्टेंस है वो इसके अपने लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्दर जो स्टैटिस्टिकल वर्क हैं वो बहुत सारे जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसकी 80 to 90% जो फील्ड है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही बेस करती है। हम फर्दर यूज करते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से हम कॉन्फिडेंट इंटरवल बनाते हैं, टी के लिहाज से बनाते हैं, एफ के लिहाज से बनाते हैं। ये सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हैं इनके ऊपर जब हम इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर वर्क करते हैं, प्रॉपर्टीज को देखते हैं, तो वहां पर हमें एक मिलेगा कि डाटा शुड बी फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। इस लिहाज से हम कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये इंपॉर्टेंट है। हम अगर वो डाटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा तब हम कहते हैं कि जी हम यहाँ पर हम फर्दर डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स उसका हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस कॉन्फिडेंस इंटरवल्स उसको हम यूज कर सकते हैं। अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो ना करें तब हम क्या करते हैं, तब हम प्रॉपर्टीज इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज उसको फॉलो ना करें फिर हम नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स की तरफ मूव करते हैं, जो कि हम प्रीवियस सेमेस्टर में उसको हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस है इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसके डिफरेंट टेबल जो हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक हैं और काफ़ी इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। इसके कंपैरेटिवली जो भी अदर डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनके जो पीडीएफ, सीडीएफ, एमजीएफ, सीजीएफ जो है क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो बहुत कम हैं। प्रॉपर्टीज फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। नॉर्मल के ही टेबल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिटेल इंफॉर्मेशन जो सबसे ज़्यादा रिसर्च वर्क भी हुआ है वो नॉर्मल के ऊपर ही हुआ है। इसकी वजह यही वजह है कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक अपनी फील्ड के अंदर हमें एज ए कॉर्नरस्टोन हम इसको कहते हैं, या जिसको हम बैकबोन के लिहाज से हम एक फील्ड के लिहाज से स्टैट्स में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का किरदार एक बैकबोन की तरह हम कहते हैं। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली होता है क्या, हम डिफरेंट ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं तो ग्राफ्स के अंदर समटाइम हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें डिफरेंट शेप्स मिलती हैं, कोई अपवर्ड होती है, कोई डाउनवर्ड होती है और इसी तरह कोई जिग जैग की सूरत में हमें मिलती है। बहुत सी हमारे पास एक ऐसी शेप्स होते हैं जो कि शुरू में अपवर्ड होती हैं, उसके बाद स्टेबल हो जाती हैं और उसके बाद डाउनवर्ड आ जाती हैं। इस कुछ इसी तरह की शेप ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, जिसके अंदर जो वेरिएबल्स का बिहेवियर जो है वो एक बेल शेप होता है।
वो एक जीरो के करीब जो पॉइंट होता है वहां से शुरू होता है और उसके बाद अपवर्ड जाता है, अपवर्ड जाते जाते एक पॉइंट पे आके इसकी पीक होती है, यानी कि सबसे ज्यादा वो वहां पे हाईएस्ट वैल्यू आ जाती है, लेकिन उसके बाद ये दोबारा एक डाउनफॉल उसका शुरू हो जाता है। और जिस तरह एक ये शुरू हुआ था जीरो के करीब पॉइंट पे, इसी तरह ही वो जीरो के करीब पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगा। राइट साइड में हम कहते हैं ये एक पॉजिटिव साइड है और लेफ्ट साइड में हम कहते हैं दिस इज द नेगेटिव साइड। इस तरह इसकी शेप्स को हम स्टडी आउट करते हैं। हम डिफरेंट वेरिएबल्स की डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स होती हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन करते हैं, ये फंक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेनी रैंडम वेरिएबल्स एज ए सिमेट्रिक बेल शेप ग्राफ, यानी कि ये एक डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स उसका एक फंक्शन है जो कि एक सिमेट्रिक बेल शेप हमें देता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन एक तो ये मैंने एक आपको बता दी है और दूसरी एक ये भी यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज डिफाइंड एज ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनफाइनाइट रेंज। इनफाइनाइट रेंज की जो वेरिएबल कंटिन्यूअस वेरिएबल होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उनको भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं। अच्छा, हमारे जो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं समटाइम इसको हम लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो एक डिस्क्रीट है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको लिमिटिंग फॉर्म इसलिए उस वक्त कहा जाता है जब बाइनोमियल की वैल्यू जो है ये अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाए। जब वैल्यू जो है अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाए तब जो है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस यानी कि बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट्स आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं। बाइनोमियल जो है विद द इंक्रीजिंग सैंपल साइज ये एक नॉर्मल को फॉलो करता है, इसलिए इसको लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। The normal distribution is a descriptive model that describes real world situations. हमारी जो real world situations हैं उसको ये normal distribution ही follow करता है। I think I have given some example in class about the flowers, about the human life, about the life of remote or mobiles. हम देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है ये जब एक बनती है रियल लाइफ रियल वर्ल्ड सिचुएशन में कोई भी चीज़ बनती है तो सबसे पहले ऐसे नहीं होता कि फॉर एग्जांपल ये एक हम कहते हैं कि एक रिमोट ही है, हमारे हम मार्केट्स में लेते हैं, ये हमें एक फुल फॉर्म में अवेलेबल होता है, लेकिन ये हमेशा इसी तरह नहीं होता। सबसे पहले इसकी कोई बैटरीज बनती हैं, कोई पैनल बनते हैं, कोई इनकी बॉडी बनती है, सेल्स बनते हैं, उसके बाद जो है ये अपनी पीक पे आके एक रिमोट बनता है जहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस भी एक बेटर होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता रहता है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी वीक हो जाती है और ये कोई कभी कोई जिस तरह हम कहते हैं कोई बटन टूट गया, कभी इसकी बॉडी ख़राब हो गई, यानी कि इस तरह इसकी लाइफ जो है वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है और एट द एंड क्या होता है कि ये एक चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो रियल वर्ल्ड सिचुएशन जो है इसी तरह ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इसका ये जो डाटा है यानी कि ये एक रिमोट का ये इसकी लाइफ का ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। एक यानी कि ज़ीरो के ऑलमोस्ट करीब जो पॉइंट से शुरू हुआ था पीक पे जाके अगेन डाउनफॉल के बाद ज़ीरो के करीब पॉइंट पे ख़त्म हो गया। इम्पोर्टेंस जो है इसकी मैनी डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कॉमनली अज्यूम्ड टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन के अंदर जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं इनको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ही कंसिडर करते हैं। If a variable is approximately normally distributed, we can make inference about values of that variable. अगर एक वेरिएबल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टोटली ना हो लेकिन अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि उसका डाटा इंक्रीज करने से या उसकी जो शेप है वो अप्रॉक्सीमेटली मुकम्मल तौर पर बेल शेप ना हो लेकिन उसके से मिलती जुलती हो, तब भी हम उसके लिए फर्दर इन्फ्रेंस जो है उनके कॉन्फिडेंट लेवल जो है सैम्पल साइज जो है या फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है हाइपोथेसिस वगैरह है सारी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है उसके अंदर ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक बेल शेप है। यहाँ पर एक पिक्चर में आपको एक बेल दिखाई जा रही होगी, उसी से मिलती जुलती इसकी जो शेप है लेफ्ट साइड पे, इसीलिए इसको बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
इसको फर्दर, बल्कि इसका एक और नेम है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट थे जर्मन, उनके नाम के बिहाफ पे इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। गॉस जो है ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसकी इक्वेशन को ड्राइव किया था, जबकि इसका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है वो इसको कार्ल पियर्सन, उन्होंने इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एज ए नेम इसका रखा था। अच्छा, सेकंड पॉइंट है इसका जो मीन मीडियन मॉड वो है इक्वल होता है, यानी कि जब भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसके स्टडी किया जाएगा, उसका जो है मीन मीडियन मॉड ये हमेशा एक सेंटर में लाई करेगा। इसके राइट साइड पे भी 50% डाटा होगा और लेफ्ट साइड पे भी 50% डाटा होगा। इसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड ये आपस में एक दूसरे का अक्स होंगी, सेम होंगी। जो शेप राइट साइड पे बन रही होगी वही इसकी शेप लेफ्ट साइड पे बन रही होगी। स्क्यूनेस आपकी ऑलवेज तभी अकर होती है जब डाटा के अंदर सिमेट्री नहीं होती। जब डाटा अवे फ्रॉम द सिमेट्री होगा तो वो स्क्यूनेस की तरफ मूव कर जाएगा, और स्क्यूनेस के अंदर आपके पास राइट और लेफ्ट साइड में हमेशा इक्वल डाटा नहीं होता। जिससे सिर्फ सिमेट्री जो है इसके अंदर राइट और लेफ्ट साइड के अंदर 50% डाटा जो है वो फॉल कर रहा होता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट है कर्व्स इज एसिम्प्टोटिक टू दी एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है एसिम्प्टोटिक होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है टोटल एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्सिस इज 1 और 100%। ये एक जनरल सी स्टेटमेंट है, हम डिस्क्रीट में भी पढ़ते हैं और एक बल्कि प्रोबेबिलिटी की फील्ड में भी हम पढ़ते हैं। टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1 का मतलब है यानी कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो एक 1 ही होगी। हमारी जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है वो 0 से 1 होती है। किसी भी पॉइंट की या किसी भी इंटरवल की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से बिलो ही होगी या 0 से अबव होगी, इससे बियॉन्ड जो है वो फॉल नहीं करेंगी। अच्छा, एम्पिरिकल रूल है वो है 60% ऑफ डाटा जो है ये हमेशा जो फॉल करता है म्यू प्लस माइनस और 1 सिग्मा, यानी कि ये इक्वेशन है जिसको हम पढ़ते हैं म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा, ये इसके इक्वल जो है 60% ऑफ डाटा ये फॉल करेगा। यानी कि कोई भी डाटा होगा उसका म्यू ले लें, उसके म्यू कैलकुलेट करें और साथ में उसका सिग्मा कैलकुलेट कर लें। जो भी म्यू की वैल्यू होगी, जो भी सिग्मा की वैल्यू होगी, एक दफ़ा म्यू में से सिग्मा को प्लस करें और एक दफ़ा माइनस कर लें, ये आपको एक इंटरवल मिल जाएगा। म्यू माइनस सिग्मा करेंगे तो एक लोअर वैल्यू मिलेगी, म्यू प्लस सिग्मा करेंगे तो आपको एक अपर वैल्यू मिल जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज के बिटवीन जो है वो कहते हैं 60% ऑफ डाटा की जितनी भी वैल्यूज होंगी उसमें से 60% वैल्यू जो है इन दोनों के बिटवीन जो है वो फॉल करेंगी। इसी तरह वो सेकंड पॉइंट में कहता है कि म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, यानी कि म्यू प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा की जो भी वैल्यू होगी, इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे एक आपको अगेन लोअर वैल्यू मिलेगी और एक आपको अपर वैल्यू मिलेगी। और जो इन दो वैल्यूज के दरमियान जो है वो कहते हैं 95% ऑफ द डाटा ये फॉल करेगा। जो भी आपकी वैल्यूज होंगी ये आपको म्यू जो है और सिग्मा जो है उसी डाटा का आपने कैलकुलेट करना है और उसी डाटा का 95% वैल्यू जो है इस इंटरवल के बिटवीन जो है वो फॉल करेंगी। इसी तरह जो है म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, उसके लिए जो है 99.7% वैल्यू जो है वो फॉल करेंगी। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो है 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन की पावर माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा होल का स्क्वायर। यहाँ पर जो है म्यू जो है उसकी वैल्यू जो है 3.14159 के इक्वल है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि एप्सिलॉन की वैल्यू 2.71828 इसके इक्वल है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मैथमेटिकल फॉर्मूला है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बल्कि ये एक आपके अक्सर वाइवास के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जो पेपर्स आते हैं जनरल जो मार्केट के अंदर उसके अंदर भी क्वेश्चन होता है। जो होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी शेप जो है इसके पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है म्यू पैरामीटर और दूसरा होता है सिग्मा।
ये 2 पैरामीटर्स होते हैं। अब जो है इसकी शेप जो है, ये वाली शेप जो है ये कहाँ पर बनती है, ये जीरो के करीब बनती है या जीरो से आगे जाके बनती है। हॉरिजेंटल एक्सिस ये डिपेंड करता है म्यू के ऊपर। म्यू की वैल्यू जितनी जीरो के करीब होगी ये शेप जो है इसके जीरो के करीब बनेगी, लेकिन अगर जितनी म्यू की वैल्यू जो है ये एक ज़्यादा ग्रेटर होगी ये उतनी राइट साइड की तरफ ये मूव करता जाएगा। जबकि जो है इसकी स्प्रेडनेस, ये इसका फैलाव जो है ये ऊपर जो कर्व बनी हुई है, अच्छा उसका जो है ये सिग्मा के ऊपर डिपेंड करती है। सिग्मा जिसको हम कहते हैं कि ये एक स्केटरनेस को चेक करता है। हमारी जो बुक है इंट्रोडक्शन टू स्टडीज उसमें ये 3rd चैप्टर है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, उसके अंदर हम सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। डिस्पर्शन या स्केटरनेस, यानी सिग्मा जो है ये स्केटरनेस को चेक करता है। ये आपके समझने के लिए बेहतर है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है, ये जो ग्राफ है, इसकी स्केटरनेस जो है ये किस पर डिपेंड करती है, तो आपको स्ट्रेट आपको आंसर आना चाहिए कि ये सिग्मा के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि सिग्मा आपका ये आपको बताता है कि डाटा के अंदर स्केटरनेस कितनी आ रही है और कितनी नहीं आ रही। सिंपली इसको हम एक कह सकते हैं, म्यू चेंजेस द पोजीशंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हाइल सिग्मा डिटरमाइंस द हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। इसके लिए ये आपको ग्राफ में दिखा दिए और इसके 2 पैरामीटर जो हैं म्यू एंड सिग्मा ये आपको बता दिए। अच्छा, एक होता है आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें फ़र्क ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो म्यू एंड सिग्मा होते हैं, और जो कि स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो 0 एंड 1, यानी कि म्यू इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 1 होता है। जी, स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू, ये रिपीट में कर देता हूँ कि इसमें जो यहाँ पर म्यू होता है वो 0 होता है और स्टैंडर्डाइजेशन सिग्मा जो है ये इक्वल 1 होता है। एक्स को हम कहते हैं नॉर्मल को फॉलो करता है विद म्यू एंड सिग्मा, जबकि हम कहते हैं कि जो स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम एक्स वेरिएबल को हम चेंज कर देते हैं जी वेरिएबल के अंदर, यानी कि एक्स की वैल्यू में से म्यू हम माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं सिग्मा से, और जो जी वेरिएबल जो न्यू स्टैंडर्डाइज वेरिएबल बनता है ये फॉलो करता है स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एन से नोट किया जाता है विद 0 मीन एंड 1 स्टैंडर्डाइजेशन। सेम शेप जो आपको पहले आपको दिखाई गई है उसका एक डिफरेंट वे से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। पहले के अंदर हमारे पास जो है ये रेंज जो होती है, ये नीचे जो एक्स एक्सिस के ऊपर रेंज है ये डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। वहाँ पर जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो लेफ्ट साइड के अंदर वैल्यूज भी पॉजिटिव हो सकती हैं और राइट साइड के अंदर भी पॉजिटिव हो सकती हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर जो है ये सेंटर वैल्यू, इससे लेफ्ट साइड की वैल्यू जो है ये हमेशा ये माइनस वाली होंगी और प्लस साइड की वैल्यू जो है ये प्लस की होंगी। जो वैल्यू जो है मीन से लेस होती है उसको एज ए नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर बना दिया जाता है, या वो हमारी जो वेरिएबल्स हैं उससे नेगेटिव वैल्यू आ जाती है ये फॉर्मूले की मदद से। यहाँ पर अगर देखें जो x माइनस म्यू लिखा हुआ है डिवाइड बाय सिग्मा, x एक वेरिएबल है, अगर ये वैल्यू जो है म्यू से लेस होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ म्यू की वैल्यू जो है 10 है और x की वैल्यू 5 है, यानी कि ये जो वैल्यू है अब हमारे पास आई है ये मीन से लेस होगी, 5 माइनस 10 करेंगे तो -5 आ जाएगा, यानी कि माइनस की वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। तो इसी वजह से जो म्यू से लेस वाली वैल्यूज होंगी ये सेंट्रल वैल्यू से, तो वो सारी नेगेटिव साइड पे आएंगी और उससे नेगेटिव वैल्यू वो ट्रीट होंगी, जबकि पॉजिटिव साइड पर जो वैल्यू म्यू से ग्रेटर होंगी वहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। नेगेटिव साइन का मतलब हमेशा ये नहीं होता स्टैंडर्डाइज के अंदर कि जो वैल्यू है ओरिजिनल तौर पर वो आपकी नेगेटिव है। इसका जस्ट ये मतलब है नेगेटिव का ये जो वैल्यू है या ये जो है ये आपकी नॉर्मल वैल्यू से लेस है। इस वजह से फॉर्मूले में जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके साथ माइनस आ जाता है। जिस तरह अभी मैंने बताया कि x की वैल्यू अगर 5 हो तो उसका जो आंसर जो है जी स्टैंडर्डाइज का वो माइनस में आएगा। x की वैल्यू जो 5 हमने पुट की ये जनरल तौर पर प्लस है, लेकिन जब फॉर्मूले से किया तो ये ऐसी नेगेटिव आ गई। Probabilities are depicted by areas under the curve.
प्रॉपर्टीज जो हैं इस ये एरिया के लिहाज से हम यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। फर्दर जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर हम जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम एरिया को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है ये 0 से लेकर -1 की रेंज को डिफाइन करता है, जबकि इसके राइट साइड पे अंदर अगर आप देखें जो रेड एरिया है ये वो z वेरिएबल की वैल्यू है जो कि 1 से ग्रेटर है। अच्छा, इसके बाद ये कुछ एग्जांपल है, यहाँ पर आपने एरियाज को जो है वो डिफाइन करना है और फाइंड आउट करना है। फाइंड एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व एग्जांपल, फाइंड द एरिया टू द राइट ऑफ z इज इक्वल टू 1.25 और दूसरा है z इज इक्वल टू -0.34। अब इसके राइट साइड तक पर आपने एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। उसी तरह फाइंड द एरिया टू द लेफ्ट साइड 0.33 एंड -0.21। इनके जो लेफ्ट साइड पे जो जो एरिया बन रहे हैं उसको आपने शेड करके ग्रुप में आपने सेंड करना है। उसके बाद जो है फर्दर एग्जांपल जो है फाइंड द एरिया बिटवीन z जो है ये वैल्यू है -0.24 एंड 1.23, यानी कि इसके बिटवीन जो भी एरिया वो आपने शेड करना है। इसी तरह बाकी दोनों एग्जांपल है, इसके अंदर जो एरिया आपका आ रहा होगा वो आपने शेड करना है। अब एप्लीकेशन के लिहाज से यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, यहाँ पर ये इसको आपने रीड आउट करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपने ग्रुप में सेंड करना है। ये वो चीज़ें जो आप ऑलरेडी बैचलर्स या मास्टर में पढ़ चुके हैं। DGP University conducts placement examination to all incoming freshmen. The examinations scores of the 1000 examinees last semester were approximately normally distributed with mean score of 80 and standard deviation of 5. हमारे पास नंबर जो है वो 1000 examinees हैं और उनका जो मीन है वो 80 है और standard deviation की वैल्यू जो है वो 5 है। What is the probability that randomly chosen student got a score below 70? एक जो स्कोर रैंडमली चूज किया गया था एक स्टूडेंट जो है उसका जो है आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो 70 से बिलो हो, और सेकंड पॉइंट है 82 से अबव हो और थर्ड पॉइंट है कि 75 से लेके 90 के बिटवीन उसका स्कोर है। सबसे पहले आपने ये जो एक सिंपल वेरिएबल्स हैं इसको आपने स्टैंडर्डाइज में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपने एरियाज फाइंड आउट करके प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर जो है फर्स्ट पॉइंट का सोल्यूशन है, यानी कि वो क्या है बिलो 70 के लिहाज से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। बिलो 70 के लिहाज से यहाँ पर जो है 70 - 80 जी का फॉर्मूला हमने लगाया डिवाइड बाय 5। म्यू जो है 80 गिवन था, सिग्मा 5 गिवन था और एक्स जो है लेस देन 70 वो आपने कैलकुलेट करना था। जी की वैल्यू जब कैलकुलेट के बाद -2 यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ये एक स्टैंडर्डाइज की हमें वैल्यू मिली है। इसी तरह अब इसकी वैल्यू जो है वो हमने टेबल से हमने चेक करनी है। प्रोबेबिलिटी -2 की वैल्यू ये हमें एरिया मिल गया। अब इसकी जो है ये टेबल से हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑब्वियसली जो लेफ्ट साइड पे टोटल एरिया होता है बल्कि एरिया अंडर द कर्व, ये जो कर्व होती है इसको हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। नॉर्मल कर्व के नीचे जो भी एरिया होता है ये सारा इसको हम इसके अंदर जो टोटल एरिया होता है उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 होती है। अब राइट साइड पर जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है और जो लेफ्ट साइड पे भी प्रोबेबिलिटी है वो है 0.5। लेफ्ट साइड के अंदर जो भी एरिया इसकी टोटल की प्रोबेबिलिटी 0.5 और जो राइट साइड पे इसकी भी प्रोबेबिलिटी जो है टोटल की 0.5 होती है। अब हमें लेफ्ट साइड के लिहाज से हमने देखा है कि 0.2 से लेस, इससे कम की जो मार्क्स हैं उसकी हमने प्रोबेबिलिटी चाहिए थी। तो 0.-2 ये जो इससे लेफ्ट है यहाँ पर ब्लू में एरिया जो शेड किया गया इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए थी, जबकि हमारे पास जो है ये सेंटर लाइन से लेफ्ट साइड का हमें पता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है। तो हमने 0.5 से जब हम ये शेडेड एरिया इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमें अपना डिजायर्ड आंसर वो मिल जाएगा। अब 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 2 तक ये हमने माइनस करना है, क्योंकि टोटल की प्रोबेबिलिटी जो थी 0.5 थी और जो अनशेड एरिया था लेफ्ट साइड पे इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ये हमने टेबल से चेक करनी है। टेबल से जब हम चेक करेंगे इसका जो आंसर आएगा 2 का वो 0.4772 होगा। अब 0.5 से
0.4772 का जब आप माइनस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.0228। ये आपका एक आंसर है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह जो है 82 से अबव उसका जो है एरिया शेड करके जहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की गई है, और जो बिटवीन जो 75 एंड 92 उसके आंसर भी यहाँ से कैलकुलेट किए गए हैं। ये फर्दर ये भी एक एग्जांपल है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है और ये आपने ग्रुप में सेंड करनी है। ये भी एग्जांपल है, मॉली अर्न ए स्कोर ऑफ 940 ऑन ए नेशनल अचीवमेंट टेस्ट। उसके लिहाज से अब फर्दर ये एक जनरल स्कोर उसने जो अचीव किया था, उसका मीन की वैल्यू 850 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 100 गिवन है। अब ये भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये फर्दर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सारे आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, एक ये क्वेश्चन है, सेकंड ये, थर्ड ये क्वेश्चन है आपके, इसके 3 पार्ट्स हैं। ये आपने सॉल्व करके आपने तीनों क्वेश्चन मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं।